हेलो स्टूडेंट्स। तो आज है हमारा डे 19 ऑफ जेई 40 डेज क्रैश कोर्स सीरीज और आज का हमारा टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स। तो ये है डिस्क्लेमर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या कवर करेंगे। तो आज हम देखेंगे डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है। उसके बाद हम अरेनियस थ्योरी के बारे में बात करेंगे और फिर लास्ट हम बात करेंगे कोलिजन थ्योरी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जो है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसका रेट सिर्फ एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर हम माने तो इसमें जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसी भी कॉन्सेंट्रेशन। अगर हम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन सपोज ए ले रहे हैं तो रेट यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के, ठीक है। इसका मतलब ये है कि रिएक्शन स्पीड जो होगी वो डिपेंड करेगी कि कितना ए है वो प्रेजेंट है। तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, सपोज हम कोई भी यहाँ पे रिएक्शन ले रहे हैं कि रिएक्टेंट आर से हमारे प्रोडक्ट्स पी बन रहे हैं, तो अगर हम इसका रेट लिखेंगे तो रेट कैसे लिखेंगे? रेट विल बी इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी एंड दिस इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर, ठीक है। मतलब अगर रिएक्टेंट जो यहाँ पे R है, तो अगर रिएक्टेंट R का अमाउंट हम डबल कर देंगे तो इस केस में क्या होगा, हमारी जो रेट है वो भी डबल हो जाएगी। और अगर हम R को हाफ कर देंगे तो जो हमारा रेट है वो भी कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो रेट किसके बराबर है? रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R, ठीक है। तो ये स्मॉल के यहाँ पे क्या है, स्मॉल के यहाँ पे रेट कांस्टेंट है। तो अगर हम इसके इंटीग्रेटेड इक्वेशन की बात करें, रेट इक्वेशन की, तो वो कैसे लिख सकते हैं? तो ये लिखते हैं T इज इक्वल टू 2.303 के लॉग A अपॉन में A माइनस एक्स। तो ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो डायरेक्टली आप वैल्यूज पुट करके इसका आंसर जो है वो निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम देखेंगे तो T हमारा यहाँ पे क्या है, टाइम है। A हमारी यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन है। ये यहाँ पे हमारा रेट कांस्टेंट है और A माइनस एक्स क्या है, ये कॉन्सेंट्रेशन है A की कुछ टाइम के बाद। तो ये है इनिशियल कंसंट्रेशन और A माइनस एक्स है कुछ टाइम के बाद A की कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर मैं एग्जाम्पल दूं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, तो इसमें जो रेडियो एक्टिव डिकेज होते हैं ये एग्जांपल्स होते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। या फिर हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डीकंपोजिशन, कि H2O2 ब्रेक होता है H2O प्लस हाफ O2 में, ठीक है। अब अगर हम हाफ लाइफ की बात करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, तो हाफ लाइफ को हम किससे डिनोट करते हैं? T हाफ से, ठीक है। हाफ लाइफ का क्या मतलब है? जितने टाइम में रिएक्टेंट का हाफ पार्ट यूज हो जाए या फिर खत्म हो जाए, उसी चीज को हम हाफ लाइफ बोलते हैं। तो अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, तो T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, ये फॉर्मूला होता है T हाफ का। और यहाँ पे T हाफ क्या है, हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे फॉर्मूलेज जो भी हैं, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर के जितने भी हाफ लाइफ टाइम या फिर इंटीग्रेटेड रेट के जो फॉर्मूलेज हैं वो सारे आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें यूनिट की, रेट कांस्टेंट की यूनिट की, तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा, सेकंड इनवर्स, ठीक है। यूनिट भी सबको पता होनी चाहिए। तो इसकी यूनिट क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर के केस में रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, सेकंड इनवर्स होगी, ठीक है। अब अगर हम बात करें फॉर एनी रिएक्शन, हम किसी भी रिएक्शन के अगर हाफ लाइफ पीरियड की बात करें तो वो कैसे लिख सकते हैं हम? T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A की पावर n माइनस 1, ठीक है। अब पहले अगर इस वाले फॉर्मूले में देखो, ये क्या है, T हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई में K, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर में जो हाफ लाइफ होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। टाइम चाहे कितना भी हो जाए, हर स्टेप में सेम टाइम में क्वांटिटी जो है वो हाफ होती जाती है, ठीक है।
अब अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला बता रहा है कि किसी भी ऑर्डर जिसको हम n से डिनोट करते हैं, तो किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन पर कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, अब अगर हम इस फॉर्मूले में अगर हम n की वैल्यू 1 पुट कर दें तो बताओ क्या होगा। टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन a 1 माइनस 1, और 1 माइनस 1 क्या होगा, 0। तो a रेज टू द पावर 0 को क्या लिख सकते हैं, 1। तो टी हाफ किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। ठीक है, दैट मीन्स हम यहाँ से बोल सकते हैं कि मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, वो क्या रहता है, वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ n की वैल्यू 2 पुट कर दूं तो टी हाफ किसके बराबर आ जाएगा, 2 माइनस 1 1। तो टी हाफ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन a, मतलब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो हाफ लाइफ क्या होगा, कम होगा। और अगर मैं यहाँ n की वैल्यू 0 पुट कर दूं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो टी हाफ क्या किसके बराबर हो जाएगा, टी हाफ बराबर हो जाएगा a के। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन डबल होगी तो हाफ लाइफ भी क्या हो जाएगी हमारी, इस केस में डबल हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको इसका मतलब समझ आया होगा। तो यहाँ पे a क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, और n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, तो अगर मैं समराइज करूं तो अगर हम जीरो ऑर्डर की बात करेंगे तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a के। फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ किसके बराबर है, कांस्टेंट के बराबर है, मतलब कोई डिपेंडेंसी नहीं है। और सेकेंड ऑर्डर के लिए टी हाफ क्या है, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय a। ठीक है, अब अगर हम फर्दर बात करें यहाँ पे, अब तक हम अगर हम गैस रिएक्शंस के लिए बात करें तो उसके लिए हम फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे। तो अभी तक हम कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में बात कर रहे थे। अब अगर हम प्रेशर की टर्म्स में बात करेंगे तो अगर हम देखें हमारे पास कोई भी जनरल रिएक्शन है जिसमें A क्या दे रहा है, B प्लस C। ठीक है, और ये सभी किस में है, गैसियस फेज में है। तो यहां से आप देख सकते हो कि इसके लिए आप ये वैल्यू रेट कांस्टेंट की कैसे निकालोगे। सो K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग P नॉट अपॉन 2P नॉट माइनस PT, जहां पे P नॉट क्या है, इनिशियल प्रेशर है, और PT क्या है, ये टोटल प्रेशर है आफ्टर टाइम T। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी कोई भी गैस फेज रिएक्शंस दी होगी तो उस केस में आप इस फॉर्मूले से वैल्यू निकालोगे किसकी, K की, रेट कांस्टेंट की। ठीक है, तब आप ये वाली इक्वेशन यूज करोगे, ना कि जो अभी हमने पहले डिस्कस करी थी। अब हम बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है कि अगर कोई रिएक्शन का रेट दो रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करे या एक ही रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर फॉर्म में आए तो वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एक ही कॉन्सेंट्रेशन के स्क्वायर के, या फिर आप लिख सकते हो रेट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो रेट इक्वेशन है आप उसको कैसे लिख सकते हो, K इज इक्वल टू 1 बाई टी एक्स अपॉन A इंटू A माइनस एक्स। ठीक है, देखो ये इक्वेशन कैसे आई, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, K इज इक्वल टू 1 बाई टी इंटू A अपॉन AT माइनस 1 बाय A नॉट। ठीक है, तो अगर मैं AT को A माइनस एक्स लिखूं और A नॉट को A लिखूं तो K किसके बराबर होगा, K इज इक्वल टू 1 बाई टी इंटू 1 अपॉन A माइनस एक्स माइनस 1 बाय A। तो जब इसे रीअरेंज करोगे तो K इसके बराबर आ जाएगा। तो यह है रेट इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि जब बोथ द रिएक्टेंट्स क्या होते हैं यहाँ पे सेम होते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगी यहाँ पे रेट कांस्टेंट की, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, ये यूनिट होती है रेट कांस्टेंट की सेकंड ऑर्डर के रिएक्शन में। ठीक है, और अगर हम इसके रेट इक्वेशन की बात करें तो ये इक्वेशन क्या बताता है, ये इक्वेशन ये बताती है कि टाइम के साथ रिएक्टेंट A की कंसंट्रेशन का इनवर्स जो है वो इंक्रीज होता है। ठीक है,
अब अगर हम बात करें यहाँ पे सीडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन की, उससे पहले अगर हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ टाइम की बात करें तो वो आप कैसे निकालोगे? तो जो फॉर्मूला होता है टी हाफ का सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो क्या होता है? टी हाफ इज इक्वल टू 1/k इंटू ए नॉट, जहाँ पे ए नॉट क्या है? इनिशियल कंसेंट्रेशन है, ठीक है। तो अगर इनिशियल कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी तो इसका जो हाफ लाइफ टाइम है वो क्या होगा? कम होगा। और अगर कंसेंट्रेशन हाफ होगी तो हाफ लाइफ क्या हो जाएगी? यहाँ पे डबल हो जाएगी, ठीक है। तो ये है हाफ लाइफ टाइम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सीडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के लिए। तो अब सीडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन क्या होती है हम वो देखते हैं। तो जब कोई रिएक्शन एक्चुअल में सेकेंड ऑर्डर हो लेकिन उसमें एक रिएक्टेंट को बहुत ज्यादा अगर हमने एक्सेस में ले लिया है तो रिएक्शन का रेट सिर्फ एक रिएक्टेंट पर डिपेंड करता हुआ फर्स्ट ऑर्डर जैसा बिहेव करता है। तो इसको हम बोलते हैं सीडो यूनिमोलिकुलर या सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि ऐसा होता क्यों है, ठीक है, वाई इट हैपेंस, तो अगर मैं आपको कोई भी रिएक्शन दूं कि A प्लस बी हमको प्रोडक्ट देता है P, तो ये रिएक्शन नॉर्मली सेकेंड ऑर्डर है। हम इसमें कैसे लिख सकते हैं? रेट किसके बराबर हो सकता है? रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। तो अगर हम B रिएक्टेंट को बहुत ज्यादा एक्सेस में दे दें, ठीक है, मतलब B की कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन के टाइम में ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी, ये क्या होगी? ये ज्यादा चेंज ही नहीं होगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें रेट लॉ क्या बन जाता है? रेट इज इक्वल टू K इंटू A इंटू B की कंसेंट्रेशन हम कांस्टेंट लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा रेट लॉ बन जाता है वो बन जाता है रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, ठीक है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्डर जैसा जो है वो बिहेव करता है, इसीलिए इसे सीडो फर्स्ट ऑर्डर भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसका एक कॉमन एग्जाम्पल लो तो यहाँ पे आप देखोगे हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इसका एक कॉमन एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि CH3CO C2H5 प्लस हम यहाँ पे H2O लेते हैं प्लस H2O, दिस गिव्स CH3COOH प्लस C2H5OH। तो इसका एक्चुअल ऑर्डर क्या है? 2 है। तो अगर हम वाटर को एक्सेस में ले लें तो वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे वो कांस्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे रेट क्या हो जाता है? रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर। तो यहाँ पे जो रेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ ईस्टर की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये था हमारा सीडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। अब अगर हम टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है हमारा? कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ये बताता है कि जब टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो रिएक्शन का रेट कितना टाइम्स इंक्रीज होता है, ये हमको बताता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन क्या है कि जितना रिएक्शन का रेट 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर बढ़ता है उसको हम टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो यूजुअली क्या होता है, जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है वो आमतौर पर हम टेम्परेचर कोफिशिएंट के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू रेट एट T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस अपॉन में रेट एट T। ये इसका फॉर्मूला होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट का, ठीक है। अब अगर मैं आपको इसको इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं तो अगर कोई रिएक्शन लो, अगर किसी रिएक्शन का रेट 20 डिग्री सेल्सियस पर R1 है तो 30 डिग्री सेल्सियस पर अगर वो R2 है, अगर किसी रेट का रिएक्शन 20 डिग्री सेल्सियस पर R1 है और 30 डिग्री सेल्सियस पर R2 है तो Q टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? R2 अपॉन में R1, ठीक है। अब अगर मैं इसकी टिपिकल वैल्यूज की बात करूं तो ज्यादातर केमिकल रिएक्शंस में जो टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू होती है वो ऑलमोस्ट 2 to 3 के बीच में लाई करती है। तो अगर हम बात करें कि अगर हमारे टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू ऑलमोस्ट 2 है, इसका मतलब है कि 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर रिएक्शन रेट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स हो जाती है, ठीक है। और कुछ रिएक्शन में टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू अराउंड 3 भी होती है, इसका मतलब जो हमारा रेट है वो 3 टाइम्स हो जाता है, ठीक है।
अब अगर हम बात करें तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ती है। अब उसकी अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनकी कोलिजन्स ज्यादा और ज्यादा एनर्जेटिक होती हैं, तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो इजीली क्रॉस हो जाती है, तो हमारी जो रिएक्शन है वो और भी ज्यादा क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये था टेम्परेचर कोफिशिएंट, और जो वैल्यू होती है वो ऑलमोस्ट लाई करती है 2 से 3 के बीच में। ठीक है, अब हम बात करते हैं अरहेनियस इक्वेशन की। तो अरहेनियस इक्वेशन क्या बताता है? अरहेनियस ने हमें बेसिकली ये बताया कि रिएक्शन का रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, इसके लिए हमारे पास ये इक्वेशन है कि K इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए बाय आर टी, जहां पे आप इसको अगर लॉग के टर्म्स में लिखोगे तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, लॉग ए इज इक्वल टू लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ये अपॉन 2.303 आर टी। यहाँ पे के क्या है, स्मॉल के रेट कांस्टेंट है, ए यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर है। देखो के क्या है, रेट कांस्टेंट है, ए फ्रीक्वेंसी फैक्टर या फिर अरहेनियस कांस्टेंट भी इसको आप बोल सकते हो। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी है, और आर क्या है, यहाँ पे गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हम लेंगे 8.314 जूल पर मोल इनटू केल्विन, और टेम्परेचर टी क्या है, वो टेम्परेचर है, और ई क्या है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, तो अब देखो ये जो प्लॉट है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लॉट है, इस प्लॉट से ना बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये प्लॉट क्या है, लॉग के वर्सेस 1/t का प्लॉट है। तो देखो इस इक्वेशन को लॉग के टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं, तो ये इक्वेशन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन फॉर्म में है। कैसे, y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में। तो यहाँ पे y क्या है, log k है। ठीक है, x क्या है, 1/t, यहाँ पे x है, m क्या है, m हमारा स्लोप के बराबर होता है, तो स्लोप क्या है, माइनस ई अपॉन 2.303 आर, और इंटरसेप्ट क्या है यहाँ पे, लॉग a जो कि c के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इस ग्राफ को देखें तो x एक्सिस पे क्या लिया है हमने, 1/t, और y एक्सिस पे लिया है हमने log k, और ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, तो लाइन का जो स्लोप है वो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर स्लोप देखें तो स्लोप किसके बराबर है, माइनस ई अपॉन 2.303 आर। तो अगर आप इस ग्राफ को देखोगे तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो 1/t की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, और इस पॉइंट पर log k क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो रेट क्या हो जाता है, इस केस में फास्ट हो जाता है। और जब टेम्परेचर कम होता है तो 1/t क्या होता है, बढ़ जाता है, तो log k क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और जो रिएक्शन है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। इसीलिए ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्या है, ध्यान में रखनी है, और ये ग्राफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे कई बार ना इसमें क्या पूछा जाता है, इसका जो स्लोप है बताओ वो क्या होगा। ठीक है, तो आपको ये चीजें जो है वो ध्यान में रखनी है। अब अगर हम फर्दर अरहेनियस इक्वेशन की बात करते हैं, तो अरहेनियस इक्वेशन में अगर हम देखें तो रिएक्टेंट क्या होता है, अब देखो ये एक्सप्लेन क्या करता है, ये एक्सप्लेन करता है कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं थ्रू इंटरमीडिएट्स और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो रिएक्टेंट सीधा प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, पहले वो एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको क्रॉस करके रिएक्शन फर्दर प्रोसीड करती है। तो रिएक्शन का एक इंटरमीडिएट स्टेप होता है, उसी को हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि जो अरहेनियस इक्वेशन है वो दो थ्योरीज पे बेस्ड है, एक है कोलिजन थ्योरी, एक है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। कोलिजन थ्योरी ने क्या कहा था, कोलिजन थ्योरी में ये बोला था कि मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट करने के लिए करेक्ट ओरिएंटेशन और सफिशिएंट एनर्जी से कोलाइड करना होता है। अगर एनर्जी कम होगी तो जो रिएक्शन है वो नहीं होती है। वहीं अगर मैं ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी की बात करूं तो जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं तो एक ट्रांजिशन स्टेट जिसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं वो बनता है। ये अनस्टेबल होता है और प्रोडक्ट्स बनाने के लिए ये क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है,
तो हम बोल सकते हैं कि रिएक्शन तब होती है जब मॉलिक्यूल्स सही तरीके से टकराते हैं, जो कोलिजन थ्योरी बताती है, और एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी बताती है। ठीक है, नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया है कि अगर हम बात करें EA की वैल्यू की, EA कि जो EA है, जो एक्टिवेशन एनर्जी है, वो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो जो K है वो हमेशा इंक्रीज करता है टेम्परेचर के साथ। ठीक है, अगर E है वो पॉजिटिव है तो जो K है वो इंक्रीज करेगा टेम्परेचर के साथ। इक्वेशन क्या है, K इज इक्वल टू AE माइनस EA बाय RT। तो EA यहाँ पे क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, एक्सपोनेंट का वैल्यू जो है वो लेस नेगेटिव होता है। इसका मतलब है कि जो रेट कांस्टेंट है वो भी बढ़ता है। तो टेम्परेचर बढ़ने से मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है, इसीलिए ज्यादा मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी क्रॉस कर लेते हैं और जो रिएक्शन है वो क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। इसीलिए टेम्परेचर बढ़ने से हमेशा जो हमारा रेट कांस्टेंट है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्या है कि जो रेट है वो टेम्परेचर के साथ हमेशा इंक्रीज करता है, भले ही रिएक्शन एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक हो। ठीक है, तो रिएक्शन का चाहे जैसी भी हो, रेट टेम्परेचर बढ़ने से हमेशा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों केसेस में एक्टिवेशन एनर्जी ही अप्लाई होती है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, क्यों? क्योंकि दोनों केसेस में एक्टिवेशन एनर्जी होती ही होती है। ठीक है, तो चाहे हीट रिलीज हो या हीट अब्सॉर्ब हो, टेम्परेचर बढ़ने से मॉलिक्यूल्स फास्ट होते हैं, तो हमारी जो रिएक्शन है वो और तेजी से होती है। ठीक है, अब अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम T की जो वैल्यू है उसको इनफाइनाइट ले लेते हैं, तो K किसके बराबर होता है, AE रेज टू द पावर 0 के बराबर होता है। मतलब अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए, हम एक कंडीशन मानते हैं जहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे E की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, 0, और एनीथिंग रेज टू द पावर 0 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इस केस में हमारा जो रेट कांस्टेंट K है वो किसके बराबर हो जाता है, अरेनियस फैक्टर के बराबर, या फिर आप बोल सकते हो फ्रीक्वेंसी फैक्टर के बराबर। ठीक है, तो K A के बराबर हो जाता है। इसका मतलब मैक्सिमम पॉसिबल रेट कांस्टेंट। तो बहुत हाई टेम्परेचर पर एक्टिवेशन एनर्जी का जो इफेक्ट होता है वो ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। ठीक है, K अपनी मैक्सिमम वैल्यू A के इक्वल हो जाता है इस केस में। नेक्स्ट केस में क्या है कि नेक्स्ट केस में अगर हम देखें फ्री रेडिकल रिएक्शंस में, तो फ्री रेडिकल रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी ऑलमोस्ट 0 होती है। ठीक है, तो अरेनियस इक्वेशन क्या है, K इज इक्वल टू AE माइनस K इज इक्वल टू AE रेज टू द पावर -0 बाय RT। तो यहाँ पे किसके बराबर हो जाता है, ये A के इक्वल बराबर हो जाता है। तो K किसके बराबर हो जाता है, A के इक्वल। तो यानी कि टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो फ्री रेडिकल रिएक्शन में मॉलिक्यूल्स को बैरियर क्रॉस नहीं करना होता है, इसीलिए उनका रेट कांस्टेंट टेम्परेचर चेंज से नहीं बदलता है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्या है, ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की। तो एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी होती है जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए चाहिए होती है। ठीक है, तो रिएक्शन स्टार्ट होने के लिए मॉलिक्यूल्स को एक मिनिमम एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ता है, इसी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, E और सब्सक्रिप्ट में A लिखते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, तो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नॉर्मली स्टेबल होते हैं। ठीक है, और उनको प्रोडक्ट्स बनाने के लिए ओल्ड बॉन्ड्स को क्या करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है और न्यू बॉन्ड्स फॉर्म करने पड़ते हैं। तो इनको करेक्ट ओरिएंटेशन में कोलाइड करना होता है। इन सब के लिए इनको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है, और ये एक्स्ट्रा एनर्जी जो चाहिए होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो वॉल्यूम, प्रेशर, इन सब पे डिपेंड नहीं करती है, लेकिन ये किससे अफेक्ट होती है, कैटलिस्ट के प्रेजेंस से ये अफेक्ट होती है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब अगर मैं कैटलिस्ट का रोल बताऊं यहाँ पे,
तो कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। तो कैटलिस्ट रिएक्शन को फास्ट कर देता है विदाउट गेटिंग कंज्यूम्ड, मतलब ये खुद कंज्यूम नहीं होता है। ठीक है, कैसे फास्ट करता है यहाँ पे, तो देखो कैटलिस्ट रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, कम कर देता है। तो रिएक्शन चलने के लिए मॉलिक्यूल्स को एक बैरियर जो है वो क्रॉस करना पड़ता है, ठीक है, जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो कैटलिस्ट इस बैरियर को क्या कर देता है, छोटा कर देता है। तो कैटलिस्ट रिएक्शन को फास्ट इसीलिए करता है क्योंकि वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, इससे मॉलिक्यूल्स इजीली रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है, और कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट एक ऑल्टरनेटिव पाथवे भी प्रोवाइड करता है। तो रिएक्शन के दो रास्ते हो सकते हैं, एक तो विदाउट कैटलिस्ट जहां पे हाई एक्टिवेशन एनर्जी होगी, और एक विद कैटलिस्ट जहां पे लो एक्टिवेशन एनर्जी होगी। तो कैटलिस्ट एक नया पाथवे देता है जिसमें जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें, तो अगर हम यहाँ पे एंजाइम्स की बात करें तो एंजाइम कैटलाइज रिएक्शंस है वो फास्टर होती हैं। ठीक है, क्योंकि एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी को बहुत ज्यादा रिड्यूस कर देते हैं। तो मेटल कैटलिस्ट भी एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करते हैं, पर ये एंजाइम्स जितना नहीं करते हैं। तो मेटल कैटलिस्ट भी क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। इसीलिए जो एंजाइम बेस्ड रिएक्शंस होती हैं ये बॉडी में बहुत फास्ट होती है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मैं थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी की बात करूं, तो देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है। थ्रेशोल्ड एनर्जी रिएक्शन के लिए मिनिमम अवेलेबल एनर्जी जो सिस्टम में होनी ही चाहिए। मैं फिर से बता रही हूँ, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी रिएक्शन के लिए मिनिमम अवेलेबल एनर्जी जो सिस्टम में होनी ही चाहिए। ठीक है, ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, एनर्जी बैरियर जो ओवरकम करना पड़ता है, और ये टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर के, और जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो टेम्परेचर पे अपना डिपेंडेंस दिखाती है। तो अब इस ग्राफ को देखो, इस ग्राफ में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पे अगर आप इस डॉटेड लाइन को देखोगे तो ये रिएक्शन पाथवे है विद कैटलिस्ट, और ये सॉलिड लाइन देखोगे तो ये रिएक्शन पाथवे है विदाउट कैटलिस्ट। अब अगर तुम इस विदाउट कैटलिस्ट वाले को देखते हो, इस सॉलिड लाइन को देखोगे जो विदाउट कैटलिस्ट है, तो यहाँ पे जो पीक है इसकी क्या, जो पीक ये हाईएस्ट होता है, इसकी पीक देखो ये क्या है, हाईएस्ट है। ठीक है, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे क्या है, ज्यादा है। देखो कितनी है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विदाउट कैटलिस्ट, ये एक्टिवेशन एनर्जी है इसकी। ठीक है, इसका मतलब जो रिएक्शन है ये स्लो होगी। अब अगर मैं कैटलिस्ट का यूज करती हूँ तो यहाँ पे देखो क्या है, जो पीक है ये छोटी है, और एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी देखो ये भी कम है इस केस में। तो इस केस में क्या होगी, रिएक्शन जो है वो फास्ट होगी। तो सिंपल वर्ड्स में आप बोल सकते हो कि कैटलिस्ट रिएक्शन के रास्ते में जो हिल है, अगर मैं इसे हिल मानूं, तो रिएक्शन जो कैटलिस्ट है वो रिएक्शन के रास्ते में जो हिल होती है उसकी हाइट को क्या करता है, ये कम कर देता है। ठीक है, तो हमारी जो रिएक्शन होगी विद कैटलिस्ट वो क्या होगी, फास्टर होगी एज कंपेयर टू रिएक्शन जो विदाउट कैटलिस्ट है। ठीक है, तो कैटलिस्ट यहाँ पे क्या करता है, कैटलिस्ट यहाँ पे क्या करता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, जिससे हमारी जो रिएक्शन की जो स्पीड है वो और ज्यादा क्या बढ़ जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी की, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट किया जा सकता है अगर हमें रेट कांस्टेंट दो अलग अलग टेम्परेचर्स पर पता हो। ठीक है, तो हम अगर मान लेते हैं कि हम एज्यूमिंग के दैट ई ए और जो ए है वो हमारा कांस्टेंट रहता है। ई ए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, और ए को हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम दोनों साइड्स ln ले लें, हमारे पास ये इक्वेशन तो हमने देखी थी k इज इक्वल टू a इंटू ई माइनस ई ए बाई आर टी। तो हमने दोनों साइड्स क्या ले लिया, ln ले लिया। ठीक है, तो क्या होगा, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, अब अगर हम देखें, अगर जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो t1 पे k1 है और t2 पे k2 है,
तो हम वो वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे। फर्स्ट मान लो कि ln_k1 इज इक्वल टू ln_a माइनस EA अपॉन RT1, इसको इक्वेशन 1 मान लो, और ln_k2 इज इक्वल टू ln_a माइनस EA अपॉन RT2, इसको इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करूंगी इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से, तो ln_k2 माइनस ln_k1 इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन RT2 प्लस EA अपॉन RT1। तो अब मैंने क्या करा, यहाँ से ln_k2 बाय ln_k2 माइनस ln_k1 इज इक्वल टू EA अपॉन RT1 माइनस EA अपॉन RT2। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी को क्या ले लिया, यहाँ से बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, तो ln_k2 बाई k1 इज इक्वल टू EA अपॉन R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ठीक है, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, और जब इसका एलसीएम ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारा जो T2 है वो T1 से बड़ा है। तो इस फॉर्मूले का यूज हम तब करते हैं जब हमें दो अलग अलग टेम्परेचर्स पर रेट कांस्टेंट का रेशियो जो है वो निकालना होता है। तो ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को ध्यान में होना चाहिए। log k2 बाई k1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। ठीक है, और इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म में। इसको कैसे लिख सकते हो, d ln_k बाई dt इज इक्वल टू EA अपॉन RT स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। अब अगर हम ग्राफ प्लॉट करें log k वर्सेस 1/t का, तो हमें क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज अभी हमने पहले भी देखी थी कि log k इज इक्वल टू log a माइनस EA अपॉन 2.303 RT। तो जो इंटरसेप्ट होगा इस लाइन का वो किसके बराबर होगा, log k के, और जो स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा, EA माइनस E अपॉन 2.303 R। ठीक है, तो स्लोप, तो एक्टिवेशन एनर्जी को आप कैसे लिख सकते हो, स्लोप किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो EA किसके बराबर हो जाएगा, माइनस 2.303 R इंटू स्लोप। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है इसका ये ग्राफ होगा जो अभी हमने इससे पहले डिस्कस करा था, log k वर्सेस 1/t का। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या है, log a है, और ये है स्लोप। तो इसमें स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि स्लोप किसके बराबर है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जाता है कि इसकी स्लोप किसके बराबर होगी, और कई बार अगर आपको सपोज स्लोप की कोई भी वैल्यू दे दी और आपको बता दिया कि एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो आप इस फॉर्मूला यूज करके आप वो वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोलिजन थ्योरी की, कि कोलिजन थ्योरी क्या कहती है, तो वो देखते हैं। तो कोलिजन थ्योरी में क्या है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनको हार्ड स्फेयर्स माना जाता है। तो कोलिजन थ्योरी के हिसाब से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे, आप मान सकते हो, हार्ड स्फेयर्स जैसा सोचा जाता है। मतलब रिएक्शन तभी होती है जब ये मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे या फिर कोलाइड करेंगे, ये कोलिजन थ्योरी का मानना था। ठीक है, अब क्या है कि सभी कोलिजन जो है वो रिएक्शन नहीं करवाते हैं, सिर्फ वही कोलिजन रिएक्शंस को आगे बढ़ाते हैं जिसमें वो सही डायरेक्शन में हो प्लस सही एनर्जी हो, और ऐसे कोलिजन्स को ही हम इफेक्टिव कोलिजन्स कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो कि रिएक्शन होने के लिए हमें एक मिनिमम एनर्जी चाहिए जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो मॉलिक्यूल्स को रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की जरूरत होती है, और इसी मिनिमम एनर्जी को हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। तो अगर मॉलिक्यूल्स के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम एनर्जी होगी तो जो रिएक्शन है वो नहीं होगी। और थ्रेशोल्ड एनर्जी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, E और सबस्क्रिप्ट में T। ठीक है, अब यहाँ पे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी का फॉर्मूला देखें तो थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एवरेज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो बैरियर की हाइट है, और एवरेज एनर्जी क्या है, मॉलिक्यूल्स की थर्मल एनर्जी जो उनके पास नॉर्मली होती है। मतलब मॉलिक्यूल्स को इतनी एनर्जी चाहिए होती है कि वो एनर्जी बैरियर क्रॉस कर सकें। ठीक है, अब फर्दर देखो कोलिजन थ्योरी में क्या है कि अगर हम क्या करें कि अगर हम रिएक्शन रेट को बराबर मान ले कोलिजन रेट इनटू इफेक्टिव कोलिजन फ्रैक्शन,
ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हमारी जो रिएक्शन रेट है वो किसके बराबर है, मॉलिक्यूल्स के बीच कोलिजन की रेट इनटू उन कोलिजन्स का फ्रैक्शन जो क्या है इफेक्टिव है। तो फॉर्मूला क्या आएगा, K इज इक्वल टू Z AB E माइनस EA बाय RT। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आएगा। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे जो ZAB है ये क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी फैक्टर है। ठीक है, तो ये बताता है कि एक सेकेंड में कितनी बार A और B मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं। तो अगर ज्यादा कोलिजन्स होंगे तो ज्यादा चांस होंगे रिएक्शन के। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, अगर हम बात करें इस वैल्यू की E माइनस EA बाय RT की, तो ये क्या है, ये है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी होती है। ये बताता है कि कितने मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी है। सिर्फ वही मॉलिक्यूल्स है जो रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर की, तो यहाँ पे अगर हम स्टेरिक फैक्टर बोले जिसको हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं, तो रियल लाइफ में सिर्फ एनर्जी ही काफी नहीं होती, मॉलिक्यूल्स को सही ओरिएंटेशन में भी कोलाइड करना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे एक और फैक्टर आ जाता है जिसको हम स्टेरिक फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि P बताता है कि करेक्ट डायरेक्शन या ओरिएंटेशन वाले कोलिजन्स कितने परसेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो रेट किसके बराबर हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू P इंटू ZAB इंटू E माइनस EA बाय RT। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस P को जो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है या फिर इसको क्या बोलते हैं, स्टेरिक फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है कि ZAB हमारी कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है, और E माइनस EA बाय RT, E रेज टू द पावर माइनस EA बाय RT फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है विद सफिशिएंट एनर्जी, और P यहाँ पे क्या है, स्टेरिक फैक्टर है या फिर करेक्ट ओरिएंटेशन प्रोबेबिलिटी है। तो आप रेट को लिख सकते हो इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रॉम 9 to 15। ठीक है, तो जो भी कॉन्सेप्ट्स अभी हमने सीखे अब वो हम यहाँ पे इन क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो, सबसे पहला क्या बोला गया है कि आपको रेट कांस्टेंट बताना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, आपको चार ऑप्शंस दिए हैं। पहला K इज इक्वल टू C0 अपॉन 2T, दूसरा K इज इक्वल टू C0 माइनस CT अपॉन T, तीसरा है K इज इक्वल टू ln C0 माइनस CT अपॉन T, और चौथा क्या है, K इज इक्वल टू C0 अपॉन CT। तो मैंने आपको बताया था कि आपको ये जो फॉर्मुलेज है वो डायरेक्टली याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस में ये बहुत सा बार पूछा जाता है, आपको वैल्यूज दी जाती हैं और आपको उस फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकालना होता है। तो यहाँ पे आपको K की वैल्यू जो है वो बतानी है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी, K इज इक्वल टू C0 माइनस CT अपॉन में T। तो अगर मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करती हूँ तो वहां पे हम कैसे लिखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो रेट को आप कैसे लिख सकते हो, माइनस DA अपॉन DT इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर 0। ठीक है, तो यहाँ पे A रेज टू द पावर 0 किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो माइनस DA बाई DT है वो किसके बराबर होता है, रेट कांस्टेंट के बराबर होता है। ठीक है, अब अगर हम फर्दर इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो कैसे लिखेंगे, अगर हम dt को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, d इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू माइनस K इंटू dt। अब हम इसको दोनों साइड्स इंटीग्रेट करेंगे प्रॉपर लिमिट्स के साथ। तो देखो जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो लोअर लिमिट A0 और अपर लिमिट क्या है AT। ठीक है, सो A0 इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये DA इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करोगे लोअर लिमिट कितनी है 0 और अपर लिमिट कितनी हो जाएगी T। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली साइड AT माइनस A0 इज इक्वल टू माइनस KT। ठीक है, और KT किसके बराबर हो जाएगा, A0 माइनस AT के। तो K किसके बराबर हो जाएगा, A0 माइनस AT अपॉन T। ठीक है, यहाँ पे C की टर्म्स में लिखा है तो उसको C की टर्म्स में मान लो। तो K किसके बराबर है, C0 माइनस CT अपॉन T। इसमें C0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, और CT क्या है, कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम T, और T यहाँ पे टाइम बता रहा है। तो ये है इसका जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, लेकिन ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, एग्जाम में आप डिराइव करने नहीं बैठोगे, आपको इस फॉर्मूले से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है,
अब चलते हैं हमारे अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लैटिनम सरफेस, ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें आपको रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 और H2 बता रखा है। कितना है? 2.5 इंटू 10⁻⁻, आपको रेट बताना है ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2। अगर आपको रेट कांस्टेंट K की वैल्यू दे रखी है 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है? N2 और H2 के रेट बताना है प्रोडक्शन का। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया है? 1.5 इंटू 10⁻⁻4 और H2 का क्या दिया है? 3.5 इंटू 10⁻⁻4। बी में क्या दिया है? 3.75 और 1.25। सी में 2.5 और 7.5 और डी में 1.25 और 2.5। तो यहाँ पे बताओ क्या होगा रेट ऑफ प्रोडक्शन। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 2.5 N2 के लिए और H2 के लिए क्या है? 7.5, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हमें डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया के लिए अगर हम रिएक्शन लिखे तो वो क्या है? 2NH3 गिव्स N2 प्लस 3H2, ये है हमारी इक्वेशन, ठीक है। अब इसका रेट कैसे लिखते हैं ये हमने देखा था। तो अगर हम रिएक्टेंट्स की साइड लिखे तो हम उसको माइनस में लिखते हैं और प्रोडक्ट्स वाली साइड को प्लस में लिखते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट्स धीरे धीरे कंज्यूम होके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो रेट इज इक्वल टू -1/2 और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स भी इसमें लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो रेट इज इक्वल टू -1/2 dNH3/dt इज इक्वल टू dN2/dt इज इक्वल टू 1/3 dH2/dt। अब अगर यहाँ पे देखो तो रेट यहाँ पे क्या दिया है कि डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया क्या है? जीरो ऑर्डर है। तो रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ NH3 रेज टू दी पावर 0। अब कोई भी चीज को रेज टू पावर 0 करोगे तो किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं 1/2 dNH3/dt की, तो ये किसके बराबर होगा? ये K के बराबर होगा, है ना। हमने यहाँ से वही तो निकाला कि रेट किसके बराबर है? K के बराबर है। तो ये इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? K के बराबर। और K की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है? 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये तो NH3 की वैल्यू आ गई। अब N2 का क्या होगा? ये जो रेट है वो इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है। तो यहाँ पे ये भी किसके बराबर होगा? dN2/dt किसके बराबर होगा? ये भी K के बराबर होगा। और K की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट करी तो ये भी कितना आया? 2.5 इंटू 10⁻⁻4। अब ऐसे ही हम H2 का निकालेंगे तो dH2/dt कितना होगा? 3 इंटू K हो जाएगा ये, ठीक है। तो K की वैल्यू यहाँ पे पुट करी, इसको 3 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आया? 7.5 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये N2 की है और ये किसकी है? H2 की है, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले सवाल पे। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो रेट कांस्टेंट है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, उसकी वैल्यू आपको दी है 2 इंटू 10⁻⁻2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 25 सेकेंड आपको इतनी दी है तो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगी? अब ये बिल्कुल डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको जीरो ऑर्डर के लिए फॉर्मूला पता होगा तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले में लगा के अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। ऑप्शंस क्या है? 0.5, 1.25, 12.5 और 1। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि है 1 मोलर। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हम बात करें रेट, तो अगर dx/dt है तो वो किसके बराबर है? K के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आप फॉर्मूला पुट कर सकते हो x1 माइनस x2 अपॉन d2 इज इक्वल टू K। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में यही तो निकाला था। K किसके बराबर है? C0 माइनस CT, K किसके बराबर है? K इज इक्वल टू C0 माइनस CT अपॉन T के बराबर है। अब वहीं पे बस C0 को इसने x1 ले लिया और CT को इसने x2 ले लिया है। तो x1 माइनस x2 अपॉन dt इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे कितना लिखा है? 2 इंटू 10⁻⁻2, जो पे यहाँ पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली आपसे इनिशियल कंसंट्रेशन पूछे, मतलब C0 पूछा है और कुछ टाइम के बाद कंसंट्रेशन आपको कितनी दी गई है? 0.5 दी है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करो 0.5 और टाइम आपको दे रखा है 25, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करोगे
तो यहाँ से आपको मिल जाएगा जहाँ पे x1 हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन और x2 फाइनल कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो x1 माइनस 0.5 किसके बराबर है, 0.5 के। जब आप 25 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 0.5। तो x1 क्या हो जाएगा, 0.5 प्लस 0.5 तो 1 आ जाएगा, तो 1 मोलर। तो हमारी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो कितनी है, 1 मोलर है, ठीक है। तो यह है इसका सही आंसर। अब देखते हैं अगला सवाल। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि आपको कोई भी रिएक्शन दी गई है कि ए से प्रोडक्ट मिलते हैं, तो आपको हाफ लाइफ पीरियड दिया है कि जो टाइम है फॉर हाफ लाइफ पीरियड वो कितनी है, 1 आवर है, ठीक है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है आपको दे रखी है 2। तो आपको बताना है कि हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर इट्स कंसंट्रेशन टू कम फ्रॉम 0.5 टू 0.25 इफ ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो आपको एक रिएक्शन दी है कि ए से प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसका हाफ लाइफ टाइम हमें 1 आवर दिया है, जब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो कितनी है, 2 मोल पर लीटर है। अब सवाल ये है कि कितना टाइम लगेगा जब कंसंट्रेशन 0.5 से 0.25 मोल पर लीटर तक आएगा, ठीक है। तो इसका बताओ सही आंसर क्या होगा, 4 आवर, 0.5 आवर, 0.25 आवर या फिर 1 आवर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 0.25 आवर। अब अगर मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करूं तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम टी हाफ कैसे लिखते हैं, टी हाफ, या फिर मैं इसको के की टर्म्स में बताऊं तो क्या लिखते हैं, के इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 टी हाफ, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखो कि आपको ए नॉट की वैल्यू 2 दे रखी है और टी हाफ की वैल्यू 1 दे रखी है, तो अगर आप यहाँ पे इसको 2 पुट करोगे, 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, तो के की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, के की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी, ठीक है। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट किसके बराबर होता है, ए नॉट माइनस ए अपॉन टी। अब आपको सिंपली सॉल्व करना है, अगर मुझे टी के लिए सॉल्व करना है तो क्या आ जाएगा, के को इधर ले लो, तो टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में के। अब इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है आपको, ए नॉट कितना दे रखा है, 0.50, ठीक है। और आपको क्या दे रखा है, फाइनल कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 0.25, और के की वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ से निकाली, कितनी है, 1। तो टाइम कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर, 0.25 आवर। तो यहाँ से कितना आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 0.25 आवर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल में पूछा गया है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कितना टाइम चाहिए फॉर 99.9% ऑफ द रिएक्शन टू टेक प्लेस, ठीक है। तो दिस इज नियरली 10 टाइम्स द रिक्वायर्ड फॉर हाफ ऑफ द रिएक्शन, या फिर 100 टाइम्स जो चाहिए है फॉर हाफ ऑफ द रिएक्शन, 10 टाइम्स दैट रिक्वायर्ड फॉर 1/4 ऑफ द रिएक्शन, या फिर 20 टाइम्स दैट रिक्वायर्ड फॉर हाफ ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो जब रिएक्शन का 99.9% कंप्लीट हो जाए तो उसके लिए लगने वाला समय लगभग कितना होगा, तो ये आपको सॉल्व करना है। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है कितना, 10 टाइम्स जो रिक्वायर्ड है फॉर हाफ ऑफ द रिएक्शन। सोल्यूशन देखो, अब यहां से देखो हमें क्या है कि अगर हम के की टर्म्स में लिखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि k इज इक्वल टू 1/t ln 100 अपॉन 100 माइनस 99.9, ठीक है। तो अगर मैं बात करती हूँ अभी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, तो k कैसे लिखते हो, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, तो बस हमने उसी फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे k किसके बराबर हो जाएगा, 1/t ln, और यहाँ पे इनिशियली क्या है, इनिशियली तो 100 होगा ना, और कितना टाइम चाहिए है कि रिक्वायर्ड फॉर 99.9%, तो इनिशियल 100, तो a 100 और a माइनस एक्स वो कितना है, 99.9%। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ln 100 अपॉन 0.1 आएगा। अब यहाँ से देखो, अगर मैं k की टर्म्स में लिखूं तो हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ है वो किसके बराबर होता है, 0.693 अपॉन के होता है। तो k क्या होगा, 0.693 अपॉन टी हाफ, ठीक है। और 0.693 को आप कैसे लिख सकते हो, ln2, तो मैंने बस यहाँ पे वही करा है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ln2 अपॉन टी हाफ, और यहाँ से ये वैल्यू अब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा ln, और इसको सॉल्व करने में कितना आएगा 1000, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कितना होगा,
ln, अगर इसको log के टर्म्स में लिखेंगे तो log 2 अपॉन t हाफ इज इक्वल टू 1/2 इंटू log 10⁻³ ठीक है। और log 10⁻³ कितना होता है 3, तो ये किसके बराबर जाएगा 3t के बराबर, मतलब log 2 अपॉन t हाफ किसके बराबर है 3t के बराबर है ठीक है। तो इसको रीअरेंज करो तो t हाफ कितना हो जाएगा log 2 अपॉन 3 इंटू t। अब log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.30, तो यहाँ पे देखो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो नियरली किसके बराबर आएगा 0.1t के बराबर आएगा, तो t इज नियरली इक्वल टू 10 टाइम्स इंटू t हाफ ठीक है। तो वही है कि 10 टाइम्स चाहिए, जितना 10 टाइम्स दैट रिक्वायर्ड फॉर हाफ ऑफ द रिएक्शन ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अपने अगले सवाल पे। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसका आपको हाफ लाइफ टाइम 45 मिनट दे रखा है, तो कितना टाइम चाहिए फॉर 99.9% ऑफ द रिएक्शन टू बी कंप्लीटेड। ऑप्शन नंबर ए कितना है 20 आर, बी 10 आर, सी 7 1/2 आर या फिर डी 5 आर। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 7 इंटू 1/2 आर। अब अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो हम k कैसे लिख सकते हैं, t हाफ किसके बराबर होता है 0.693 अपॉन k, तो k क्या होगा 0.693 अपॉन t हाफ की वैल्यू हमने पुट करी है 45 ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे k के लिए तो क्या आएगा 2.303 और t हमें कितना निकालना है 99.9% ठीक है, log a अपॉन a माइनस 0.99a ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ से तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 448 मिनट, जो किसके बराबर है लगभग 7 आर के ठीक है। इस इक्वेशन को रीअरेंज करोगे तो t 99.9% कितना होगा 2.303 इंटू 45 अपॉन 0.693 ठीक है, इंटू log 10⁻3। तो इसको सॉल्व करने पर इतना आएगा। ऑल्टरनेटिवली एक और तरीका है कि आप यहाँ से सिंपली k की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू आएगी 0.0154 ठीक है। अब सिंपली हमें पता है अगर हम t के लिए कैलकुलेट करते हैं तो t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k, लॉग a को ले लो 100%, 100 माइनस 100 अपॉन 100 माइनस 99.9%, तो उसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1000 आएगा ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो log 1000 की वैल्यू कितनी आएगी 3, तो टाइम किसके बराबर हो जाएगा t विल बी इक्वल टू 2.303 इंटू 3 अपॉन 0.0154। उसको भी सॉल्व करोगे तभी भी आंसर यही आएगा ठीक है। तो आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो ठीक है। अब देखते हैं अपना अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि आपको एक रिएक्शन दी है, ए से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जहां पे जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है वो चेंज हो रही है 0.1 से 0.025 40 मिनट में। तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन बतानी है कि जब कंसंट्रेशन ऑफ ए कितनी है 0.01 m बताना है। तो क्या होगा 1.73 इंटू 10⁻⁻5 या फिर 3.47 इंटू 10⁻⁻4, 3.47 इंटू 10⁻⁻5 या फिर 1.73 इंटू 10⁻⁻4। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि 3.47 इंटू 10⁻⁻4 मोलर मिनट इनवर्स। तो अगर हम बात करें बाय फर्स्ट ऑर्डर तो हम कैसे लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। अब आपको a कितना दिया है 0.1, तो रेट ऑफ रिएक्शन जब जहां पे अगर a की इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 0.1, तो a माइनस एक्स की वैल्यू भी आपको दे रखी है 0.025 और t आपको क्या दे रखा है 40 मिनट आपको दे रखा है। तो जब आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो यहाँ से जो k की वैल्यू है वो कितनी आएगी 0.0347 मिनट इनवर्स आएगी ठीक है। अब यहाँ से अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तो रेट कैसे लिखते हैं dx बाय dt इज इक्वल टू k a रेज टू द पावर 1, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो कंसेंट्रेशन की पावर कितनी है 1 है ठीक है। तो यहाँ से ये रेट जो है अगर हम बात करें
के की वैल्यू यहाँ पे कितनी हमने कैलकुलेट करी, तो आपको क्या निकालना है कि रेट ऑफ रिएक्शन जब कंसंट्रेशन ऑफ ए कितनी है 0.01 m, तो रेट किसके बराबर हो जाएगा के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर 1, के की वैल्यू पुट करी, कंसंट्रेशन ऑफ ए की वैल्यू पुट करी, तो सॉल्व करोगे तो यहाँ से रेट कितना आएगा 3.47 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 मोलर पर मिनट। तो यहाँ से इतनी आएगी आपकी रेट की वैल्यू। ठीक है, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप जो क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स हमने कवर करे वो आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।